गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं प्रेम पंकज, सभी का स्वागत करता हूं माइक्रो स्टडी सेंटर में। एनसीईआरटी बुक के साइंस का सीरीज चल रहा है जिसमें मैं क्लास 10th के साइंस को पढ़ा रहा हूं। अभी चैप्टर नंबर 3 चल रहा है और इस चैप्टर का यह लास्ट पार्ट होगा जहां हम लोग कोरोजन को पढ़ेंगे और प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन को पढ़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आपका अमलगम क्या होता है। उसके बाद हम लोग उसमें देखेंगे एलॉय क्या होता है। ओके। और फिर हम लोग देखेंगे कि मेटल का मॉइस्चर और आपका एयर के प्रेजेंस में किस तरीके से चेंजेस आता है। ओके। और फिर लास्ट में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आप लोगों के लिए। बने रहिए मेरे साथ पूरे लेक्चर तक। और हो सके तो मेरे वीडियो को आप देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा के रखिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आइए और आज का क्लास शुरू करते हैं। कोरोजन। हम लोगों ने दोस्तों चैप्टर 1 में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि कोरोजन क्या होता है। ओके। तो यहाँ पर भी हम लोग कोरोजन के पार्ट को ही देखेंगे क्योंकि मेटल और नॉन मेटल पढ़े, उसमें बहुत सारे रिएक्शंस देखे किस तरीके से मेटल या फिर नॉन मेटल एयर के प्रेजेंस पे रिएक्ट करता है। ओके, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाता है। ओके। तो यहाँ पर हम लोग कोरोजन भी उसी का एक पार्ट है, उस रिएक्शंस का ही पार्ट है। तो इसको अच्छे से यहाँ पर भी एक बार देख लेते हैं। कहता है कि सिल्वर आर्टिकल्स, सिल्वर मतलब चांदी, ओके, बिकम्स ब्लैक, ब्लैक हो जाता है। जो भी सिल्वर का ऑर्नामेंट पहनते हैं धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो ब्लैक हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज द सिल्वर आर्टिकल्स एक्सपोज टू एयर, एयर में वो एक्सपोज हुआ है इसीलिए। तो एयर में एक्सपोज होने से क्या होगा? तो एयर में बेसिकली क्या है दोस्तों, आपके पास एयर में मॉइस्ट होता है, ठीक है, और फिर ऑक्सीजन होता है। ओके, ये दोनों चीज़ें होती है। यानी कि मॉइस्ट मतलब हो गया कि आपके पास वहाँ पर जो एयर में H2O है, वाटर है। ओके। तो दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट्स विथ सल्फर इन एयर टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। तो आपका जो एयर है उसमें सल्फर का भी पोर्शन होता है कुछ। ओके, सल्फर का भी पोर्शन होता है। तो इसी सल्फर के साथ आपका जो सिल्वर है, अर्जेंटिनम है, अर्जेंटीनम इसको बोलते हैं ना, वो क्या करता है, रिएक्ट कर लेता है। तो जब रिएक्ट कर लेगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, उसके जो ऊपरी सतह होता है, जो अपर सरफेस है, वो चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और वहाँ पर क्या बन गया है, सिल्वर सल्फाइड बन गया है। तो ये जो सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, यही इसी का नाम सिल्वर के केस में क्या है, कोरोजन है। ओके, सिल्वर सल्फाइड का बनना क्या है, कोरोजन है। नेक्स्ट, ये हो गया सिल्वर का केस। दूसरा है कॉपर। तो ये कॉपर क्या करता है, देखिए, कॉपर रिएक्ट्स विथ मॉइस्ट एयर, है ना, और इसमें बेसिकली किस चीज़ को करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, यानी कि CO2 जो है, उसको करता है, CO2 उसके साथ रिएक्ट करेगा इन द एयर एंड स्लोली लॉसेस इट्स शाइनी सरफेस, है ना, वो शाइनी सरफेस जो होता है, शाइनी ब्राउन सरफेस, एंड गेन्स अ ग्रीन कॉट, और उसमें क्या करता है, एक ग्रीन कॉट यानी ग्रीन कलर का एक मतलब ऊपर सतह में जो है ग्रीन कॉट बन जाएगा, धीरे धीरे उसका कोटिंग होना शुरू हो जाएगा। दिस ग्रीन सब्सटेंस इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो ये जो यहाँ बनता है, ये क्या बन जाता है, कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। ओके। तो आपने ऊपर में देखा कि ऊपर वाला पोर्शन में सिल्वर सल्फाइड बनता है, यहाँ पर कॉपर कार्बोनेट बनता है। एक लास्ट केस देखते हैं आयरन का। इसमें क्या है,
Iron, when exposed to moist air for a long time, acquires a coating of brown flaky substance called rust. ओके, तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको रस्ट बोलेंगे। ये जो रस्ट वाला पोर्शन है ये किस में दिखाई देता है दोस्तों? ये दिखाई देता है आपका आयरन के केस में, जब आयरन को हम लोग मॉइस्ट एयर में खुला छोड़ देते हैं तब। ये घरों के आसपास भी आप देखते रहेंगे, ठीक है। आप अगर ऐसा बैग यूज़ करते हैं जिसमें कुछ आयरन का पोर्शन है तो उसमें भी आप देखेंगे धीरे धीरे वो काला पड़ जाता है, ओके, यानी कि रस्ट आ जाता है। नेल्स वगैरह जो घरों में कहीं पर लगा हुआ है एयर में एक्सपोज है वो भी धीरे धीरे काला हो जाता है, ठीक है। आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे अपने घर के आसपास ही, अपने आई के सामने, जहाँ पर ये रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो ये सारी कहानियाँ हो गई कि इन सभी को हम लोग कोरोजन कहेंगे अगर इस तरीके का रिएक्शंस हो रहा है तो। अब यहाँ पर एनसीईआरटी बुक्स में एक एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या कहता है कि आप एक नेल्स को लो और उसको डायरेक्टली वाटर में डुबो दो और यहाँ पर कॉर्क लगा दो। दूसरा टेस्ट ट्यूब लो जिसमें वाटर में आप क्या करो, लेयर ऑफ ऑयल डाल दो और इसमें फिर से हमने आयरन नेल्स को डाल दिया। उसके बाद फिर क्या किया, एक में हमने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लिया। ये एक तरीके का ड्राइंग एजेंट है। ये क्या करेगा, जो एयर है उसको ड्राई कर देगा, जो एयर है उसको ड्राई कर देगा, मतलब उसमें जो H2O का पोर्शन है, वाटर का पोर्शन है, वो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड अपने में सोख लेगा, ओके। यानी कि इसमें H2O प्रेजेंट नहीं है, वाटर इसमें अभी नहीं है, ओके। ये कहानी इसमें क्या हो गया, इसमें आपका जैसे ही एयर को एक्सपोज किए हैं बाहर में, लेकिन बीच में यहाँ जो सरफेस है वो ऑयल का है, तो ये क्या करेगा, इधर नीचे तो वाटर है लेकिन इसमें ऑक्सीजन नहीं जाने देगा, ओके। ये बात हो गया, यानी कि यहाँ पर एयर ब्लॉक हो गया। तो इन तीन केसेस में हम लोग क्या देखते हैं, बाद में हम लोग देखेंगे कि ये जो आयरन नेल था इसमें रस्ट आ गया है, रस्टी आयरन नेल्स बन गया है, जबकि ये वाला और ये वाला बच गया है। इसका मतलब है कि आप जब आयरन नेल्स को एयर में, सिर्फ एयर में एक्सपोज करते हैं और सिर्फ वाटर में एक्सपोज करते हैं, और जहाँ एयर प्रेजेंट नहीं है तब भी यहाँ रस्ट नहीं बन रहा है। और अगर कहीं मॉइस्चर नहीं है तो वहाँ पर भी रस्ट नहीं बन रहा है। कहने का मतलब आपका कोरोजन जो हो रहा है किसी भी बॉडी का, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मेटल का, उसके लिए दो चीज़ आवश्यक है। एक वाटर H2O जिसको हम लोग मॉइस्ट कह रहे हैं, और दूसरा एयर, एयर में यानी कि ऑक्सीजन, ओके। जरूरी नहीं है ऑक्सीजन, जैसे सिल्वर हमने देखा सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है, तो यानी कि एयर का जो कंपोजिशन है उसमें किसी एक के साथ वो रिएक्शन करेगा, उसके लिए एयर का प्रेजेंस होना जरूरी है। और ऐसे एयर में जो है वाटर भी होता है, लेकिन आपका ड्राई एयर भी हो सकता है। ड्राई एयर के साथ मॉइस्चर अगर हो जाता है तो वो कोरोजन का कारण बनेगा। यानी कि कोरोजन के लिए कंडीशंस क्या चाहिए, मॉइस्ट एयर, ना कि ड्राई एयर। क्या चाहिए, मॉइस्ट एयर, ओके, मॉइस्ट एयर। ये हो गया कंडीशन, याद हो गया। इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, ओके, मैं डिलीट कर दिया। अब यहाँ आते हैं और देखते हैं कि हम लोग इस कोरोजन से कैसे बचेंगे, क्योंकि कोरोजन होना किसी भी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। वो उसको ख़राब कर देता है, उसको कमज़ोर कर देता है, ओके। उसका जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमें तो उसका ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ को बचाना है। तो कैसे, क्या क्या मेथड है? तो कहता है कि द रस्टिंग ऑफ आयरन can be prevented by painting, oiling, greasing, galvanizing, chrome plating, anodizing और making alloys। तो इतने सारे मेथड है जिससे हम लोग कोरोजन से किसी भी पार्टिकल को बचा सकते हैं। अगर आप काउंट करेंगे कितना मेथड यहाँ लिखा हुआ है, पेंटिंग 1, ऑयलिंग 2, ग्रीसिंग 3, गैल्वेनाइजिंग 4,
chrome plating 5, anodizing 6 एंड मेकिंग एलॉय 7। चूँकि एनोडाइजिंग और मेकिंग एलॉयज दोनों सेम है तो उसको आप एक ही कंसिडर कर सकते हैं। मतलब 6 मेथड आपके पास है जहाँ पर आप आयरन कोरोजन को बचा सकते हैं, जहाँ से, ठीक है, जिनसे। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। ये पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, ये सभी चीज़ें हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। गैल्वेनाइजिंग क्या होता है, यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्या केमिकल मिला आपको, मिला गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग क्या होता है, दूसरा क्रोम प्लेटिंग क्या होता है, और तीसरा एनोडाइजिंग क्या होता है। इन तीनों कुछ चीज़ों को आपको देखना जरूरी है। तो हम लोग एक एक करके इसका डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है गैल्वेनाइजिंग, ठीक है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गैल्वेनाइजिंग। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ मेथड प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन। किसको किसको हम लोग बचा रहे हैं यहाँ, स्टील को बचा रहे हैं और आयरन को बचा रहे हैं, फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम, कोटिंग करना है उसके ऊपर, विथ अ थिन लेयर ऑफ जिंक। यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है आपका जिंक, ठीक है, ये जो जिंक है वो इम्पोर्टेंट। यानी कि आप जैसे नेल्स लिए या फिर कोई भी आयरन या स्टील का एक रॉड लिए, इस रॉड में आप क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर इस तरीके से, इस सरफेस में इस तरीके से आप इसके ऊपर जो है कोटिंग कर दे रहे हैं जिंक का, ओके, जिंक का कोटिंग कर दे रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस। ये जो ग्रीन वाला है वो क्या है, जिंक है, और जो अंदर वाला पोर्शन है जिसको हमने ब्लू कलर से दिखाया है वो क्या है, आयरन है, Fe है, ओके, उसके ऊपर हमने जिंक का कोटिंग किया। दिस प्रोसेस इज नॉन एज गैल्वेनाइजेशन, ओके, इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अब है मेकिंग एलॉयज़, जिसको एनोडाइजिंग भी कह सकते हैं हम लोग। तो ये कैसे करते हैं, तो इसका बनाने का प्रोसेस होता है अलग अलग। मैं एक जानकारी दूँ तो आप कभी टाटा स्टेशन घूमेंगे अगर जमशेदपुर, तो वहाँ पर टाटा स्टील कंपनी आपको पता है फेमस, और अभी हाल फिलहाल में ही हमारे रतन टाटा जी का डेथ हुआ है, तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है जानना। तो आप वहाँ पर जाके स्टेशन में, वहाँ पर मेकिंग एलॉयज़ का प्रोसेस बहुत अच्छे से दिखाया गया है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर अभी देखिए हम लोग एलॉय कैसे बनाते हैं। तो एलॉइंग इज़ अ वेरी गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मेटल। किसी भी मेटल का प्रॉपर्टीज़ को आपको इम्प्रूव करना है तो एलॉइंग इज़ द बेस्ट मेथड। वी कैन get the desired properties by this method. For example, iron is the widely used metal, है कि नहीं, वाइडली यूज होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इसको आयरन एज अभी हम लोग बोल भी सकते हैं। बट स्टील एज, आयरन एज तो पुराना था, अभी स्टील ज़्यादा यूज़ होता है। बट इट इज़ नेवर यूज्ड इन प्योर स्टेट। आयरन इतने पाया जाता है, इतना सारा प्रोडक्शन होता है, लेकिन उसका प्योर स्टेट यूज़ नहीं होता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ प्योर आयरन इज़ वेरी सॉफ्ट। ये रीज़न याद रखिएगा, ठीक है। प्योर आयरन जो होता है वेरी सॉफ्ट होता है, जो क्या हो जाएगा, स्ट्रेचेज इजीली व्हेन हॉट। जब उसको आप गर्म करेंगे तो बहुत इजीली वो लंबा हो जाएगा, स्ट्रेच्ड हो जाएगा। बट इफ़ इट इज़ मिक्सड विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, लेकिन इसमें हम लोग क्या मिला रहे हैं, देखिए स्टार पॉइंट है, यह कार्बन मिला रहे हैं अबाउट 0.05%। देखिए परसेंटेज कितना कम है, कार्बन अबाउट 0.05%, इट बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, ये हार्ड हो जाता है और फिर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। व्हेन आयरन इज़ मिक्सड विथ निकेल एंड क्रोमियम, अगर मैं आयरन में निकेल और क्रोमियम को डाल देता हूँ तो वे गेट स्टेनलेस स्टील,
आपसे पूछेगा अगर कि आयरन में क्या मिलाने से स्टेनलेस स्टील बनता है, तो आप आंसर क्या करेंगे, निकेल एंड क्रोमियम, यानी कि Fe प्लस Ni प्लस Cr, ठीक है। तो ये क्या देता है, ये आपको स्टील बना के देता है, ठीक है। ये स्टील का कॉम्बिनेशन है, क्लियर है। और ये क्या नहीं होता है, ये रस्ट नहीं होता है, इसमें क्रोमियम का प्रॉपर्टीज़ है, रस्ट से बचाता है वो। Thus, if iron is mixed with some other substances, its properties changes. इसका प्रॉपर्टीज जो होता है वो चेंज हो जाता है। In fact, the properties of any metal can be changed if it is mixed with some other substances. अगर आप किसी अदर सब्सटेंसेस के साथ किसी मेटल को मिक्स करते हैं, यानी कि एलॉय बनाते हैं, तो उसका प्रॉपर्टीज चेंज हो जाता है। द सब्सटेंस एडेड मे बी मेटल और नॉन मेटल। अब किसी मेटल में, जैसे आयरन में ही अगर आप किसी अदर मेटल को ऐड करना चाहते हैं या फिर अदर नॉन मेटल को ऐड करना चाहते हैं, तो वो आराम से हम लोग कर सकते हैं। जैसे कार्बन जो है क्या होता है, कार्बन है नॉन मेटल, और निकेल और क्रोमियम क्या है, यह है मेटल। तो किसी भी मेटल में हम लोग मेटल और नॉन मेटल दोनों को ऐड कर सकते हैं, ये यहाँ पर बात कर। तो एन एलॉय इज होमोजेनियस मिक्सचर। ये क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। मैं यहाँ पर कन्फ्यूजन को दूर कर देता हूँ। जैसे मैंने सपोज ये पूरा आयरन प्लेट लिया, इस आयरन प्लेट में मैं क्या कर रहा हूँ अभी, देखिए ये पूरा जो है आयरन का बना हुआ है। यहाँ पर जैसे सपोज ये निकेल का मैंने इस तरीके से मॉलिक्यूल्स को लिया है, ओके, निकेल्स का मॉलिक्यूल्स लिया है, इस तरीके से ले लिया। तो सिंपल सा जानकारी के लिए मैं दे रहा हूँ। सपोज आपने क्या किया, इधर का एक पोर्शन को इस तरीके से काट लिया, ठीक है, और इसका जितना एरिया है उस एरिया में हमने काउंट किया कि आयरन का मॉलिक्यूल कितना है और निकेल का मॉलिक्यूल कितना है। फिर हमने क्या किया, इधर से सेम पोर्शन को काट लिया और इधर भी चेक किया Fe कितना है, Ni कितना है। कहीं पर भी आप इसको काट सकते हैं सेम पोर्शन को। तो हमने जब देखा कि इधर Fi और Ni का जो वैल्यू है वही वैल्यू इधर भी है Fi और Ni का, यानी कि आप इस मटेरियल का किसी भी पोर्शन को उठा लीजिए, आपको Fi और Ni का पोर्शन सेम मिलेगा, सेम पोर्शन में। समझ में आ गया बात, क्लियर है। यानी कि कोई भी टुकड़ा उठा लीजिए, अगर सेम साइज़ का है तो आपको Fe और Ni का पोर्शन सेम मिलेगा, यानी कि इक्वली डिवाइड किया हुआ रहेगा। Ni का पोर्शन पूरे स्प्रेड जो किया हुआ रहेगा वो इक्वली डिवाइड किया हुआ रहेगा, वही होता है होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। और इसका रेशियो आपको मिल जाएगा हर जगह। जैसे मान लीजिए कि आयरन का आपको 5 मॉलिक्यूल मिला, इसको थोड़ा दूसरा पेन से लिख दे रहे हैं कि आयरन का सपोज 5 मॉलिक्यूल मिला और निकेल का 2 मॉलिक्यूल मिला, तो हर जगह आपको यही चीज़ मिलेगा, 5 और 2 ही मिलेगा। यहाँ पर 5 एंड 2 मिलेगा, क्लियर। इस तरीके से ये होमोजेनियस मिक्सचर बनता है। तो ये पूरा पेज भर गया, मैं थोड़ा सा इसको डिलीट करता हूँ ताकि आप लोगों को और समझने में आसान हो। ओके, तो यहाँ आप क्लियर हो गए कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। ओके, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है ये समझ में आ गया। फिर क्या कहता है कि इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग। इसको कैसे बनाते हैं, पहले मेल्ट करते हैं, द प्राइमरी मेटल जो होता है उसको मेल्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, एंड देन डिजॉल्विंग द अदर एलिमेंट इन इट इन डेफिनिट प्रोपोर्शंस। और डेफिनिट प्रोपोर्शंस में हम लोग क्या करते हैं, इसमें प्राइमरी मेटल जो मेल्ट किया हुआ है उसमें डिजॉल्व कर देते हैं एलिमेंट्स को। इट इज़ देन कूल्ड टू रूम टेम्परेचर। फिर धीरे धीरे उसको क्या करते हैं हम लोग, कूल करते हैं। जो मोल्टन मेटल है उसमें डिजॉल्व करने के बाद अदर सब्सटेंस को हम लोग धीरे धीरे उसको कूल करेंगे। कूल कर लेंगे तो हमें जो डिजायर्ड है वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कोरोजन से किसी भी
सबस्टांस को बचाने का प्रयास करते हैं और उसमें ये सारे मेथड हैं: पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग एंड मेकिंग अलॉयज। तो ये गैल्वेनाइजिंग आपको समझ में आ गया कि इसमें जिंक होना जरूरी है। एलॉय किस तरीके से बनाते हैं ये भी समझ में आ गया। क्रोम प्लेटिंग क्या है? क्रोम प्लेटिंग भी कुछ नहीं है दोस्तों, सेम तरीके से है जिस तरीके से जिंक का प्लेटिंग करेंगे हम लोग गैल्वेनाइजिंग में, उसी तरह क्रोमियम का प्लेटिंग करेंगे हम लोग क्रोम प्लेटिंग। क्लियर है? और एनोडाइजिंग और मेकिंग अलॉयज तो आपको समझ में आ गया क्या होता है। एक तो एग्जाम्पल दिया है, चलिए उसको समझते हैं और फिर कुछ एलॉय का एग्जाम्पल लेंगे। आपको बता दूं, जो प्योर गोल्ड होता है वो 25 कैरेट का होता है, चूँकि गोल्ड को कैरेट में मेजर किया जाता है, और ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, काफ़ी सॉफ्ट होता है। ओके, मतलब आप उसको थोड़ा सा भी, हल्का सा भी खींचेंगे ना, खींचा जाएगा, वो टूट जाएगा। ओके, ब्रिटल भी होता है। तो इट इज़ देयरफॉर नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरीज, ऑर्नामेंट्स नहीं बना सकते। इट इज़ एलॉयड विथ आइदर सिल्वर और कॉपर टू मेक इट हार्ड। इसमें या फिर आप सिल्वर मिला दीजिए, चांदी मिला दीजिए, या फिर उसमें कॉपर मिला दीजिए, तभी उसका ऑर्नामेंट सही तरीके से बनाया जाता है। इसलिए घरों में या फिर जो ज्वेलरी दुकानों में है वहाँ जाएंगे तो आपको सुनाई देगा 22 कैरेट गोल्ड है, 18 कैरेट गोल्ड है। इसका क्या मतलब होता है? प्योर फॉर्म तो 24 कैरेट का होता है, लेकिन हमने 24 कैरेट का नहीं लिया है, 20 यानी 24 भाग आप समझ लीजिए, 24 पार्ट समझ लीजिए। तो किस गोल्ड का हमने 24 पार्ट नहीं लिया, 22 पार्ट लिया, और उसमें 2 पार्ट किसी और चीज़ का डाल दिया, कॉपर का या फिर सिल्वर का डाल दिया 2 पार्ट। ठीक है, तो इसलिए उसका नाम हो गया 20 पार्ट ऑफ प्योर गोल्ड है, 22 कैरेट का है। क्लियर है? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कोई कि प्योर गोल्ड का क्या हम ऑर्नामेंट बना सकते हैं, तो आंसर आपका क्या होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो काफ़ी सॉफ्ट और ब्रिटल होता है ना, वो टूट जाएगा। इसलिए उसको थोड़ा ब्रिटल, पूरा ब्रिटल नहीं होता है, ये ब्रिटल, हार्ड मटेरियल ब्रिटल होता है ना, तो वेरी सॉफ्ट होता है। जिसको हम लोग खींचेंगे तो वो आराम से खींचा जाएगा, नहीं कि उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो शेप चेंज ना हो उसके लिए थोड़ा सा हार्डनेस चाहिए, इसलिए हम लोग सिल्वर या कॉपर उसमें मिला देते हैं। क्लियर है ना? अब देखते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल, थोड़ा सा जो है एलॉय का क्या क्या है, जैसे कुछ इम्पोर्टेंट है उसको याद रखिएगा। जैसे पहला है, आपको मिलेगा अमलगम। अमलगम क्या होता है? तो इसमें आप सीधा सीधा याद रखिएगा, अगर किसी एलॉय में मरकरी मौजूद है, मरकरी यानी कि Hg, अगर किसी भी एलॉय में Hg मौजूद है तो उसको हम लोग अमलगम कहेंगे। ठीक है, इफ़ वन ऑफ द मेटल्स इज मरकरी देन द एलॉय इज नॉन एज अमलगम। पहला पॉइंट यहाँ अमलगम याद रखिए। फिर देखिए आगे क्या है, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलॉय इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर मेटल। ठीक है, क्या याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है किसी भी एलॉय का, वो जो प्योर मेटल था, जो पेरेंट मेटल था, उससे लेस होगा। क्या क्या? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को जो कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर जो बनेगा अब वो लेस होगा, और दूसरा तुम्हारा क्या, मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो पेरेंट मेटल से कम होगा, जो पेरेंट मेटल है उससे कम होगा। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, उस एग्जांपल को याद रखिए। पहला दिया है कि ब्रास एक एलॉय है, ओके, और ये एलॉय किसका किसका है? तो ये है कॉपर का, और इसमें जिंक मिला हुआ है, कॉपर एंड जिंक, ब्रास। ठीक है, ब्रास दोस्तों इसमें देखिए जेड नहीं है, यहाँ पर तो कॉपर और जिंक बनेगा, और एक लिखा हुआ है ब्रॉन्ज। ठीक है, उल्टा होता है। ठीक है, नाम अगर आप देखें तो उल्टा होता है, कॉपर और यहाँ टीन होता है। देखिए
यहाँ पर जिंक है, जेड है, लेकिन जेड किस में है? ब्रॉन्ज में है। और ये किससे मिलके बना होता है? ब्रॉन्ज वाला टीन से मिलके बना होता है। तो जब ऑप्शन रहेगा तो आप आराम से छांट सकते हैं कि जहाँ पर एस है वहाँ जेड है, जहाँ जेड है वहाँ पर एस है। क्लियर है? इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। एंड ब्रॉन्ज एंड एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, दोनों लिख दिया, आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। सही बात है, हमारे घरों में भी अगर अच्छा वायर लगाना होता है तो कॉपर का वायर आता है। क्लियर है? तो ये जो ब्रास है और ब्रॉन्ज है, अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे तो बहुत अच्छा कंडक्ट नहीं होगा। ओके, लेकिन कॉपर का वायर हम लोग जानते हैं हर जगह मौजूद है, क्योंकि वो बहुत अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाता है। ओके, अब और एक एलॉय का बात करते हैं, और उसका नाम है आपका सोल्डरिंग। ठीक है, सोल्डर। आप कहीं पर भी अगर अपना मोबाइल, टीवी ये सब ठीक कराने जाते हैं तो वहाँ सोल्डरिंग का बात करता है कि इसमें सोल्डरिंग चाहिए। ठीक है, तो ये सोल्डरिंग जो है वो एलॉय होता है एक। किस चीज़ का एलॉय होता है? लेड और टीन होता है, उसमें लेड और टीन होता है। सोल्डर किससे बना होता है दोस्तों? लेड और टीन का बना होता है, PbNSN होता है। ठीक है, आपसे पूछेगा सोल्डर किसका बना होता है, तो यहाँ पर जवाब दीजिएगा लेड। लेड मतलब Pb और प्लस टीन, टीन मतलब Sn। ठीक है, सोल्डर इसका बना होता है। तो सोल्डरिंग में इसका क्यों यूज़ करते हैं, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा तो आराम से आप जवाब दीजिएगा कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत लो होता है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। लेकिन ऐसे अगर आप प्योर मेटल का देखें, Sn का ले लें या फिर लेड का ले लें, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, तो जस्ट उल्टा हो गया ना, एलॉय का प्रॉपर्टीज चेंज हो गया अपना पैरेट मेटल से। तो इस तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग इसको एलॉय का एग्जांपल लेके समझ सकते हैं किस तरीके से जो लिखा हुआ था कि प्रॉपर्टीज चेंजेस, तो इस तरीके से प्रॉपर्टीज हमारा चेंज हो जाता है। दोस्तों, आप लोगों को मैं और एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरा नाम है प्रेम पंकज और मेरा यूट्यूब चैनल है माइक्रो स्टडी सेंटर। अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ उसको लाइक तो ज़रूर से ज़रूर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि मैं ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा स्टूडेंट्स तक रीच कर सकूं और मेरा स्टडी को वो लोग एंजॉय कर सके, मेरे टीचिंग को वो एंजॉय कर सके। ओके, सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। यही मेरा मोटिवेशन होता है। जो मेरा एनर्जी लॉस हो रहा है, ये एनर्जी आप लोगों के लिए लॉस हो रहा है, लेकिन मेरा मोटिवेशन क्या है दोस्तों? सब्सक्रिप्शन। धन्यवाद। तो आगे अब हम लोग जाते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर देखिए, एनसीईआरटी बुक की एक खासियत है, वो बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देके अपने बुक को बनाया है। यहाँ पर देखिए एक पिलर दिख रहा है, ये आयरन पिलर है, आयरन पिलर एट दिल्ली। और ये जो पूरा पोर्शन है, पूरा भाग है ना दोस्तों, आपने सुना होगा कुतुब मीनार। ठीक है, इसी कुतुब मीनार का ये आयरन पिलर है। ओके, मैं यहाँ घुमा हूँ, मैं यहाँ पर गया हूँ। ठीक है, तो इस पिलर को आप देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा इसमें रस्ट नहीं हो रहा है, जबकि देखिए पूरा फुल्ली क्या है, मॉइस्ट में एयर और प्लस वाटर का कंडीशंस में ये पूरा एक्सपोज्ड है। लेकिन आज तक ये देखिए कब बना है, समझ रहे हैं? गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था? 1206 में। ठीक है, उसके बाद से उसी पीरियड्स में ये बना है और अभी तक चल रहा है। 1600 ईयर्स एगो बना था ना, 1600 ईयर्स एगो बाय आयरन वर्कर्स ऑफ इंडिया। दे हैड डेवलप अ प्रोसेस विच प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग। उसने एक प्रोसेस बनाया था, प्रोसेस यूज़ किया था आयरन में जो उसको रस्टिंग होने से बचाता है। फॉर इट्स क्वालिटी ऑफ रस्ट रेजिस्टेंस इट हैज़ बीन एग्जामिन्ड बाय साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के तरह तरह के साइंटिस्ट इस पिलर को आके एग्जामिन किए हैं कि इसमें क्या होगा, नहीं होगा, कि ये इसमें रस्ट नहीं लगता है। द आयरन पिलर इज़ अबाउट 8 मीटर हाई एंड वेज 6 टन्स। ये देखिए इतना वजन है इसका, 6 टन्स है। ठीक है ना, 4 किलोग्राम इसका वजन है और इतना
लंबा हाइट में, 8 मीटर का हाइट में ये खड़ा है। समझ में आया बात? तो इस तरीके से पुराने तरीक़ों से भी लोग एलॉय बनाते थे। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको इसके दिखेंगे। तो ये मेटल और नॉन मेटल का चैप्टर कंप्लीट हो गया दोस्तों। आपको आगे अब जो करना है वो क्वेश्चन आंसर बनाना है, और आशा करता हूँ कि मैंने जो आपको क्लासेस दिए हैं उस क्लास के बेस पे ये सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। ये क्वेश्चंस ना केवल 10th बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है जो हमारी सरकार या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल लिखा हुआ है। इसमें पूछा है कि जो सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच मेटल डू नॉट कॉरोड इजीली, कौन से मेटल आसानी से कॉरोड नहीं होता है। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है। तो सिल्वर भी हो जाता है वहाँ पर जो काला पड़ जाता है, लेकिन प्योर गोल्ड जो है और प्योर सिल्वर जो है वो जल्दी इजीली कॉरोड नहीं होता है। ये वो पहले, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज आपने जो पढ़ा है, रिएक्टिविटी सीरीज जो पढ़ा है, उसमें जो नीचे में जो भी मेटल्स आपको मिलेंगे, है ना, नीचे में एकदम डाउन, उसमें जो भी मेटल्स मिलेंगे वो कॉरोड इजीली नहीं होता है। वाटर एलॉयज़, तो एलॉयज़ क्या है इसका डेफिनेशन हमने बता दिया। उसमें आप लिखेंगे व्हेन मोर देन टू मेटल्स, व्हेन टू और मोर देन टू मेटल्स आर मिक्सड इन होमोजेनियस मिक्सचर। यहाँ पर जरूर से जरूर ये वर्ड यूज़ कीजिएगा, होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है, होमोजेनियस प्रोपोर्शन में। तो एलॉय क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है। मिक्स करते हैं तो जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसको हम लोग एलॉय कहते हैं। क्लियर? चलिए, तो थोड़ा सा इसका रिव्यू ले लेते हैं। ये जो चैप्टर हमने पढ़ा उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो देखिए, एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज, जो एलिमेंट्स है उसको मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाइड कर सकते हैं। दूसरा क्या है? मेटल्स आर लस्टरस, यानी कि मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखा है यहाँ पर। लस्टरस होता है, उसमें मेलिएबल होता है, डक्टिबल होता है, आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, और इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर होता है। दे आर सॉलिड्स, ये सॉलिड्स के फॉर्म में पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी वाला पोर्शन याद रखिएगा, ये मेटल है लेकिन ये रूम टेम्परेचर में लिक्विड में पाया जाता है। ओके, एक्सेप्शन वाले केसेस हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। दूसरा देखिए, मेटल्स कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लॉजिंग इलेक्ट्रॉन्स टू नॉन मेटल्स, ठीक है। इसमें हमने देखा था कि मेटल जो होता है, जैसे Fe2+, ये यानी कि Fe जो आयरन जो आयंस बनाएगा वो पॉजिटिव आयंस बनाता है, और नॉन मेटल हमने देखा था कि वो इलेक्ट्रॉन को लेता है, इसलिए वो क्या होता है? नेगेटिव आयंस बनाता है, ठीक है। इस तरीके से मेटल combine with oxygen to form basic oxide, aluminum oxide and zinc oxide show the properties of both basic as well as acidic oxides। ओके, तो इसमें क्या पॉइंट याद रखना था कि मेटल्स जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो अपना ऑक्साइड बनाएगा, और ये जो ऑक्साइड होता है वो किस नेचर का होता है? ये दोनों ही प्रॉपर्टी को दिखा सकता है। क्या कहते हैं, एसिडिक भी दिखा सकता है और बेसिक नेचर भी दिखा सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है वो एसिडिक नेचर का होता है मेटल्स। लेकिन यहाँ पर ये जो एग्जांपल दिया हुआ है एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, ठीक है, ये दोनों ही तरीके से यूज़ होता है, दोनों ही तरीके का नेचर दिखाता है, बेसिक को भी दिखाता है, एसिडिक को दिखाता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं? दीज ऑक्साइड्स आर नॉन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। जो दोनों ही तरीके का नेचर को दिखाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। फिर हमने देखा था कि जो मेटल्स होते हैं, अलग अलग मेटल्स अपना जो रिएक्टिविटी दिखाएगा वो वाटर और डाइल्यूट एसिड के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। A list of common metals arranged in order of their decreasing reactivity is known as an activity series, जिसमें हमने सबसे पहले क्या देखा था कि पोटेशियम जो है सबसे ऊपर होता है और गोल्ड जो है सबसे नीचे होता है, ठीक है, और बीच में बहुत सारे मेटल्स होते हैं। ये रिएक्टिविटी सीरीज हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है।
नेक्स्ट इसमें था कि मेटल्स हैव हाइड्रोजन इन एक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। ठीक है, मेटल्स जो हाइड्रोजन के ऊपर है, रिएक्टिविटी सीरीज में हमने क्या देखा था, जो ऊपर वाले सब्सटेंसेस है वो नीचे वाले सब्सटेंसेस को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। यही चीज़ हमने देखा था ना कि के जो है एजी को रिप्लेस कर सकता है, यानी कि मोर रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लो रिएक्टिविटी मेटल्स। नेक्स्ट, metal occur in nature as free element or in the form of their compounds। हमने यहाँ देखा कि occurrence of metals, उसमें जो हम लोग पढ़ा है उसमें हमने क्या देखा है कि कुछ कुछ एलिमेंट्स जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये नेचर में फ्री स्टेट में पाया जाता है, यानी कि प्योर फॉर्म में पाया जाता है, जबकि सब्सटेंसेस अदर देन गोल्ड एंड सिल्वर हमने क्या देखा है, उसका अपना कंपाउंड होता है, उस फॉर्म में पाया जाता है। वहीं पर हमने देखा था कि एक मिनरल हम लोग बोलते हैं, एक और बोलते हैं। तो मिनरल किसको बोलते थे, तो मिनरल्स में क्या होता था कि जो जिस फॉर्म में हमारे मेटल्स हमारे अर्थ सरफेस में या फिर अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है उसको हम मिनरल कहते हैं। लेकिन अगर हमको उससे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना है तो अगर वो बेनिफिशियल है, बेनिफिट हो रहा है हमको, तभी हम उसको ओर कहते हैं और उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं। यानी कि जिस मिनरल से हम लोग बेनिफिशियली मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे वो ओर कहलाता है। देन रिफाइनिंग देम फॉर यूज़ इज़ नॉन एज मेटलर्जी, और उसको रिफाइन करने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। आगे आप ऊंचे क्लासेस में अगर आप जाएंगे, इंजीनियरिंग लेंगे, तो मेटलर्जी इज़ अ सब्जेक्ट, मेटलर्जी इज़ अ ब्रांच। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखेंगे कि एन एलॉय इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर, यानी कि एलॉय का डेफिनेशन दिया हुआ है और मैंने बहुत अच्छे से बताया है, इसको आप रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, बार बार रिकॉल करेंगे, ये सब क्वेश्चन बोर्ड में भी आते रहता है। नेक्स्ट क्या है कि द सरफेस ऑफ सम मेटल सच एज आयरन इज कोरोडेड, यानी कि कोरोजन को बता रहा है व्हेन दे आर एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर। बार बार बता रहा हूँ कि इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, मॉइस्ट एयर, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दिस फिनोमेना इज नॉन एज कोरोजन, और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। तो अगर आपको किसी डेफिनेशन को देखना है तो समरी से लिखिएगा, वहाँ पर लिखा हुआ रहता है। आगे देखिए, नॉन मेटल्स हैव प्रॉपर्टीज अपोजिट टू दैट मेटल्स, ये सभी पता है हमें। अगर मेटल्स में लस्टर्स होता है तो नॉन मेटल में लस्टर्स नहीं होता है। अगर वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है मेटल, तो नॉन मेटल क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इस तरीके से। लेकिन एक्सेप्शंस तो हर जगह आपको मिल जाएगा। जैसे नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज लिखा है, दे आर नीदर मेलिएबल नॉट डक्टाइल, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट फॉर ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अगर आपने पेंसिल जो होता है उसमें ग्रेफाइट का टुकड़ा लिया जाता है, प्योर फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट नहीं है लेकिन उसमें यूज़ होता है उसी चीज़ का, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो पेंसिल को अगर आप कभी बच्चों को गलती से जो घरों में स्विचेस वगैरह लगा हुआ रहता है उसके अंदर डालने नहीं दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। इसके एक्सरसाइज तो और भी दिए हुए हैं, यहाँ पर और भी कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। नॉन मेटल्स का नेगेटिव आयंस बनना, नॉन मेटल्स फ्रॉम ऑक्साइड विच इधर एसिडिक और न्यूट्रल होता है, नॉन मेटल्स डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, ओके, दे रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड्स। ओके, ये सारी चीज़ें मैंने चैप्टर में बहुत अच्छे से कवर कर दिया है। तो इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है दोस्तों, इसको भी आप ज़रूर से ज़रूर बना लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर पूछ लीजिए, मैं आपको देखकर आंसर कर दूंगा। ये सभी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ये हमने बहुत अच्छे से चैप्टर में लिख के पढ़ाया है। ओके, तो दोस्तों अंत में जाते जाते मैं आप सभी से और एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें, ताकि मैं जब भी आपके लिए नया वीडियो लाऊंगा तो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। बेल आइकन को दबा के रखिए। और जो एनसीईआरटी बुक का सीरीज़ है दोस्तों, ये मॉर्निंग में ही अपलोड किया जाएगा, मॉर्निंग में ही आपको मिलेगा, क्योंकि दोपहर या शाम में मुझे इस चीज़ के लिए टाइम नहीं मिलता। ठीक है दोस्तों, तो जुड़े रहिए मेरे साथ इसी तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जौहर।